प्रॉफिट आने के लिए तो उसको 2 साल लगते हैं, बट हमें क्या चाहिए, जो ये रात को डाल दिया अगले दिन हमें प्रॉफिट आना चाहिए। दैट इज नॉट ए बिजनेस। एजुकेशन सेक्टर में आपको क्या लगता है कि अभी कौन कौन सी चीजें लैग हो रही हैं? आई वांट टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू यंग यूथ टू वर्क विथ मी। डोंट बिकम जॉब सीकर, बिकम जॉब प्रोवाइडर। इस वक्त जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने बहुत ही कम एजेस में मल्टीपल बिजनेस एंड मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि स्टार्टअप्स किए, बल्कि सक्सेसफुली बहुत सालों से रन भी कर रहे हैं। और आज हम इनके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल स्टार्टअप्स या बिजनेस पे थोड़ा जो लोगों का रुझान है ज़्यादा जा रहा है। इनसे थोड़ी सी एडवाइस भी लेंगे और इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्हीं से इनका तारुफ जान लेते हैं। मेरा नाम उमर अल्ताफ है। मैं बेसिकली बारामूला का रहने वाला हूँ। तो हमारी कंपनी का मेनली नाम है वीटेक ग्रुप। ओके, इसके अंडर हमारे 11 वेंचर्स आते हैं अंडर द नेम एंड टैग ऑफ वीटेक मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हमारे 2 स्कूल चल रहे हैं, एक रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट चल रहा है, एक इन हाउस प्रिंटिंग हाउस चल रहा है, और रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज। उसके बाद हमारा कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट चल रहा है, एक कोचिंग सेंटर चल रहा है, हमारा फिटनेस सेंटर चल रहा है, एंड वी आर रजिस्टर्ड ऑन जेम ई मार्केट प्लेस। उमर, आप इतने सारे बिजनेसेस जो हैं हैंडल करते हैं, क्या इतनी बिजनेसेस एक साथ हैंडल करना इजी होता है या फिर आपको भी टाइम लगा इसमें और अभी भी थोड़ी बहुत मुश्किलात आ रही है? नहीं, बेसिकली फर्स्टली इट इज़ टू मच हार्ड, क्योंकि बिजनेस खोलना आसान है बट टू रन इट इज़ वेरी मच टफ। पहले पहले आपको लग जाएगा कि ये बहुत ही टफ है, बट जब आपको एक टाइम पे आदत पड़ जाएगी, देन इट इज़ वेरी मच इजी टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। एंड वन मोर थिंग, जो जहाँ जिस रीजन में हम रह रहे हैं, इन कश्मीर रीजन मेनली, इट इज़ ए सीजनल रीजन, क्योंकि यहाँ पे हमें मोस्टली विंटर्स आ रहे हैं, जिस टाइम पे ना काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। उस टाइम के लिए हमें यहाँ पे मल्टीपल वेंचर्स खोलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सारी चीज़ें अगर हम सारा इन्वेस्टमेंट एक ही बिजनेस पे लगाएं, तो आई थिंक इट इज़ अनेबल टू रन दैट यूनिट। उमर, थोड़ा सा हम बिजनेस को साइड में रख के आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि आपने तालीम कौन सी हासिल की है और कहाँ से हासिल की है? बेसिकली मैंने फर्स्टली आई एम PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बीटेक भी मेरा चंडीगढ़ से हुआ है, एमटेक भी चंडीगढ़ से हुआ है, एंड PhD फ्रॉम चंडीगढ़। देन I was selected in government job. After 2.5 years in government, then I left that and started the business. Business करने का मेन मोटिव यही था कि I want to give opportunities to young youth to work with me. Basically, मैं बॉस बन के नहीं रहना चाहता हूँ, मैं उनका एक फ्रेंड बन के रहना चाहता हूँ, ताकि हम जॉइंटली इस वेंचर को आगे बढ़ाएं। आपने यूथ की बात की, तो हम देखते हैं कि बाहर से यहाँ कंपनीज आती हैं, एम्प्लॉय करती हैं इनको, सैलरी का पैकेज भी है, अच्छा मिलता है अगर हम लोकल जो कंपनीज हैं उनसे बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जो वो चीज़ें हैं वो सीजनल ही रह जाती है और लोग जो है फिर यूथ जो है परेशान हो जाता है क्योंकि कश्मीर में उनको उस सैलरी पैकेज पे बाकी कंपनीज नहीं मिलती। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेनली यहाँ पे जो मैंने भी इतने सालों में, लास्ट 10 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि जो भी बाहर की कंपनीज यहाँ पे आ रही है, वो सीजनली वैसा पैकेज ऑफर कर रहे हैं, बट दे आर लिमिटेड फॉर 2-3 मंथ्स। उसके बाद जो ही वो यहाँ से जाती है, जो यहाँ की हमारी लोकल कंपनीज है, वो उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेन कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का वही चीज़। मेरी यंग यूथ से यही एक चीज़ है कि अगर आप कहीं पे भी किसी भी चाहे कम पैकेज पे भी काम करें, बट इट शुड बी फॉर 12 मंथ्स, नॉट फॉर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। उन कंपनीज में जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं, बट फॉर ए सिंगल टाइम। उमर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी होता है लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में रन करना बहुत मुश्किल। आपकी क्या स्पेशल एडवाइस रहेगी उन सभी स्टार्टअप्स के लिए सोच रहे कि हम स्टार्टअप करेंगे या फिर हमारा बिजनेस जो है वो बनना चाहिए, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, मेरी एडवाइस ये है कि जब भी हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं, हमें पहले ये नहीं देखना है कि हम इसको पहले ही एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे। हमें पहले अपने एक्सपेंसेस को पहले ही स्टार्टिंग में कंट्रोल करने हैं। हमें पहले ही प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें पहले उसको रन अप करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए देखनी है। सबसे मेन चीज़, जो एक्सपेंडिचर हमारा होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, जब अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट, हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज़ उठाई, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किस पे यूज़ कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट में। फिर उसको रन करने के लिए जो पैसा होता है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो मेनली जो आप लास्ट ईयर से देख रहे हो कि बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ पे खुल गए, बट दे कोलैप्स्ड आफ्टर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम।
रीज़न ये हुआ कि दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। फर्स्टली दे गॉट सम एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट्स और एनी ऑनलाइन कोर्सेज कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें कौन कौन से चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है, अपने अपने पास कौन कौन से फैक्टर रखने हैं कि हमें एक्सपेंडिचर को कैसे कंट्रोल करना है, हमें बाकी खर्चे कैसे रखने हैं, ये चीज़ें रखनी है। हमें एटलीस्ट 6 महीने कंपनी रन करने के लिए अपने पास पैसा रिजर्व होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी मैंने स्टार्टअप्स देखे हैं वो पहले आके एक बड़ा एस्टेब्लिश्ड ऑफिस बनाते हैं, फिर उसको रन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। और जब भी आप कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो, इट टेक्स 1 ईयर टू रन नॉट इन द ऑन द प्रॉफिट आने के लिए तो उसको 2 साल लगते हैं। बट हमें क्या चाहिए, जो ही रात को डाल दिया अगले दिन हमें प्रॉफिट आना चाहिए। दैट इज नॉट ए बिजनेस। साथ ही में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी एक कंसल्टेंसी भी चल रही है, बच्चों को आप अब्रॉड भेजते हैं। हमने देखा हाल ही में, अगर हम बात करें यूक्रेन की, बांग्लादेश की, तो बहुत प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस हुई। क्या आपको लगता है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस की कश्मीर में नीड है ताकि बच्चे जो है अपने होम में ही रह सके और सेफ रह सके? नहीं, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ प्रोफेशनल कॉलेजेस इन अवर कश्मीर, स्पेशली अब हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है रिगार्डिंग दिस प्रोफेशनल कॉलेजेस, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे अदर कोर्सेज का प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, उसकी स्कैरसिटी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही है इस टाइम पे। हमारे बच्चों को मतलब वो कहते हैं ना, उनको फोर्सफुली यहाँ से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस। अगर हम बात करेंगे अभी यूक्रेन वार की या बांग्लादेश में जो अभी क्राइसिस हुए, सिविल वार हुआ, उसमें क्या है कि हमारे बच्चे फोर्सफुली यहाँ से वहाँ पे डाले जा रहे हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हमारे JNK में इस साल 24,000 बच्चों ने नीट दे दिया, बट वी हैव ओनली 1100 सीट्स हियर। तो एटलीस्ट अगर हमारे पास 2,000, 3,000, 4,000 सीट्स यहाँ पे होती तो हमारे पास ऑप्शन थे, हमारे बच्चों के पास ऑप्शन थे। बट जब हमारे पास 24,000 बच्चा नीट क्वालिफाइड करके है, सीटें 1100 रही है, तो 23,000 बच्चा जाएगा कहाँ? तो दे हैव टू सी सम अनदर ऑप्शन। तो उनको दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ेगा, फिर चाहे वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, क्या नहीं, तो उनको तो कंपल्सरी जाना पड़ेगा। क्या हमें आपकी ओर से इन फ्यूचर इस चीज़ में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या आप सोच रहे हैं कि शायद अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं शायद यहाँ पर भी प्रोफेशनल कॉलेज एस्टैब्लिश करूँ? नहीं, इंशाल्लाह वी आर ऑन दैट फील्ड कि हमने स्टार्टअप किया है एक प्रोफेशनल कॉलेज एस्टैब्लिश करने के लिए। इंशाल्लाह वी आर ऑन दैट ट्रैक। मे बी विद इन 2-3 years it will be completed. That will be a surprise for everybody, इंशाल्लाह। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी, मल्टीपल बिजनेसेस है आपके, सबसे हार्डेस्ट बिजनेस आपको कौन सा लगा कि इसमें थोड़ी मुश्किलात आ रही है, और साथ ही में सबसे इजी जो आपको लगा कि हाँ इस बिजनेस में उतना जो है मुझे काम नहीं करना पड़ रहा? नहीं, सबसे हार्डेस्ट और सबसे टफेस्ट बिजनेस मुझे आज तक सिर्फ एजुकेशन लगा क्योंकि वेयर कैरियर इज इन्वॉल्वड। अगर हम दूसरी चीज़ की, जब वो हमारे पास एडवर्टाइजिंग की, अगर किसी कस्टमर का आज ऑर्डर डिले हो रहा है, ही हैज़ मल्टीपल ऑप्शन टू टेक फ्रॉम अनदर सोर्सेज, बट जहाँ पे कैरियर की बात आती है वहाँ पे तो बच्चे का सीधे 1 साल ही ज़ाया होता है, और कैरियर इज़ आवर मेन प्रायोरिटी। तो मुझे इतने सारे बिजनेस में सिर्फ एजुकेशन सेक्टर ही बहुत ही टफ लगा, जहाँ पे हमें हर एक लिटिल चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ता है। हमारे पास बच्चा आ रहा है, सुबह आया, गाड़ी में उतरा, कहाँ पहुँचा, फिर टीचर ने पढ़ाया, उसको होमवर्क दिया, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हम उसकी पर्सनल डेवलपमेंट करवाते हैं। हमसे अच्छा तो पेरेंट्स घर पे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चा हम स्कूल किस लिए भेज रहे हैं? ताकि वो इंसान बन जाए। पढ़ाई तो वो घर पे भी कर सकता है, तो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए तो एजुकेशन सेक्टर इज टू मच टफ। और सबसे इजीएस्ट to another sectors are all easy. Basically there is no this future involved in this. और ये भी जानना चाहूंगी मैं, हम आजकल देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स बिजनेस पे गवर्नमेंट की ओर से भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, बजट में भी स्किल सेट्स वगैरह पेश हुए थे। मैं जानना चाहूंगी कि जब आपने शुरू किया, गवर्नमेंट स्कीम्स थी, वहाँ बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते, तो जो एक बोला जाता है कि लोन देते हैं बिजनेस के लिए, देते हैं सच में या फिर कुछ हार्डशिप्स फेस होती है उसमें? नहीं, देखिए मेन चीज़ यहाँ पे जितने भी लोन्स है, मतलब जैसे मैंने देखा बेसिकली वी आर नॉट टेकिंग एनी लोन, या मैंने कोई गवर्नमेंट की स्कीम कोई अवेल नहीं की टू बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के लिए। अब जितना भी मैंने बाकियों से सुना उसमें बहुत सारी हार्डशिप्स आती है। रीज़न क्या होता है, पहले भी जब एक एंटरप्रेन्योर वहाँ पे जा रहा है, उसको कोई गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर रहा है कि हाउ यू हैव टू स्टार्ट दिस बिजनेस, हाउ यू हैव टू रन दिस बिजनेस। और जो ही वो बैंक पे पहुँचता है, बैंक उसको एक और चीज़ बोलता है कि आपको जी अगर हम 10 रुपये भी देंगे उसके लिए हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का गारंटर होना ज़रूरी है। तो दैट इज़ द मेन हार्डशिप विच
young youths and entrepreneurs faces right now. बात करें हम एजुकेशन सेक्टर की ही, एजुकेशन सेक्टर में आपको क्या लगता है कि अभी कौन कौन सी चीज़ें लैग हो रही हैं, और कश्मीर में स्पेशली बात करें कि किस चीज़ की ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है एज अ बिजनेसमैन? नहीं, एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, मतलब आउट ऑफ कश्मीर एजुकेशन सेक्टर इज़ टू मच हाई लेवल एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है बच्चे को, यहाँ पे हम पढ़ाई फोर्सफुली करवा रहे हैं। आप देख लो पिछले दिनों इतने वीडियोज़ आ रहे हैं कि बच्चे बंक मार रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रेगुलर क्लासेस नहीं दे रहे हैं। या आप मुझे बताओ, अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, हमारे JNK से कितने ही वहाँ पे गए। आप मुझे बताओ, क्रिकेट टीम्स है इतनी, मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे JNK से कितना ही यूथ उसमें इंगेज हो रहा है। तो उसमें तो बहुत सारा लैग हो रहा है, गवर्नमेंट तो बहुत सारे लैग कर रही है उसमें। अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट उन चीज़ों में होती तो जितना टैलेंट मुझे लगता है कि हमारे JNK यूथ में उतना कहीं नहीं है। मैं अभी अब्रॉड जितने भी कंट्रीज़ में जा रहा हूँ, मैंने देखा हर एक कंट्री में हमारे ही कश्मीरी बच्चे टॉपर है। मतलब अभी मैं ढाका की बात कर रहा हूँ, ढाका यूनिवर्सिटी, जितने भी ढाका यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी कॉलेज है, एवरीवेयर कश्मीरीज और टॉपर। आपने बात की कि गवर्नमेंट लोन्स की, जब हमने बात की कि इन्वेस्टमेंट जो है, आपने गवर्नमेंट से कोई लोन नहीं लिया। अब वो क्या लगता है कि बिजनेस जब इंसान स्टार्ट करता है, इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा फैक्टर रहती है उस चीज़ की? और आपने ये भी बात की कि उमूमन हम क्या देखते हैं, जितना भी हमारे पास पैसा होता है एस्टैब्लिशमेंट में लगा देते हैं और उसके बाद जो है सेव नहीं कर पाते। तो अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, उनको कैसे इन चीज़ों को स्पेशली देखने की, इन्वेस्टमेंट कैसे करे और एस्टैब्लिशमेंट कैसे करे? देखिए, जब भी हमें कोई भी चीज़ स्टार्टअप करनी है, फॉर एग्जांपल किसी यंग यूथ ने, यंग यूथ आया, उसने बोला कि मेरे को कोई स्टार्टअप करना है, उसको पहले अपना सोर्स ऑफ इनकम देखना चाहिए, पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि बैंक लोन इज ऑलवेज अ लोन, वो तो उसके ऊपर लाइबिलिटी है, दैट इज नॉट ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज ए लाइबिलिटी टू हिम। उसको पहले देखना है सोर्स ऑफ इनकम, फिर उसको उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ए स्मॉल थिंग से स्टार्ट करनी है। ये नहीं सोचना है कि मैं पहले ही बड़े चीज़ पे जाऊँ। यहाँ पे मेनली क्या होता है कि जब भी हम स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप करने के टाइम पे हम पहले बैंक लोन्स उठाते हैं, बट आज तक तो कोई भी बैंक लोन्स के ऊपर उठा नहीं, क्योंकि जितना भी बैंक से वो पैसा ले रहा है उसके ऊपर तो उसको इंटरेस्ट ही देना है। अब 10% का इंटरेस्ट जब वो दे रहा है, उतना 10% यहाँ से मार्जिन भी नहीं है। तो द मेन रीजन वो वहां पे ही कोलैप्स हो रहा है। क्यों? अगर वो 20% का प्रॉफिट उठा रहा है, अगर वो एक चीज 100 रुपए की ला रहा है, वो उसको सिर्फ 110 में ही बेच सकता है या 120 में बेच सकता है। 10 रुपए तो उसको खर्चे हैं, 10 रुपए उसको बैंक की तरफ इंटरेस्ट देना है, तो उसमें उसको बचा क्या वहां पे? तो मेन रीजन इज वो वहां पे कोलैप्स हो रहा है। उसको पहले देखना है कि मैं वही स्टार्टअप करूं जहां पे अगर मुझे अपना पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम उसको सपोर्ट करे टू सम एक्सटेंट, तब तक जब तक उसका जो लाइबिलिटीज है वो क्लियर हो जाए। हम देखते हैं जो स्टार्टअप्स जो करना चाहते हैं बिजनेस, लेकिन आइडियाज़ की कमी हो जाती है। अब आपको इस फील्ड में बहुत टाइम हुआ है, मल्टीपल बिजनेस सेटअप है। कश्मीर की बात करें, क्या लगता है आपको सबसे बेस्ट स्टार्टअप यहाँ क्या रहेगा, जो भी यूथ सामने आएगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं होगी, और बात करें प्रॉफिट वगैरह की, ओवर अ लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड अच्छा बिजनेस चलेगा कश्मीर में? देखिए, अभी कश्मीर में मल्टीपल स्टार्टअप करने की ऑप्शंस है, मल्टीपल स्टार्टअप्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हम कर सकते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स कर सकते हैं। अभी मुझे बता दीजिए, यहाँ पे बच्चे सारे फॉरेन जाते हैं, आईलेट सेंटर हमारे कश्मीर में है नहीं, कैड सेंटर्स, कैड कैम्प, स्टैड प्रो, मतलब दीज टेक्निकल कोर्सेज जितने भी हैं वो सेंटर्स हमारे पास है नहीं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आया, अभी सारा साइबर सिक्योरिटी का ज़माना आया, यहाँ पे कोई भी वैसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो इनको ये सबक दे। तो अगर कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है तो वो इजीली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैड कैम, उसमें उनको सिर्फ कंप्यूटर 10 लगने हैं, टीचर एक फैकल्टी लगना, तो दैट नीड्स ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट, और वो स्मॉल एक छोटे मोटे कमरे में भी स्टार्ट हो सकता है। ये हम एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे। फिर अगर हम दूसरा सेक्टर टूरिज्म में जाएंगे, तो इस टाइम पे टूरिज्म में हमारे पास टूर एंड ट्रैवल्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख लो कि बाहर के जितने भी MNCs कंपनी है वो टूर पैकेजेस वहाँ से उनको यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब वो कमा के वहाँ से ले जा रहे हैं। हमारा यूथ यहाँ पे स्टार्टअप नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस अभी है। तीसरा ये है कि हमारे पास यहाँ पे सबसे बेस्ट एक चीज़ है कि ड्राई फ्रूट्स पैकिंग एंड टू इम्पोर्ट दैट थिंग, उसमें भी उनको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो तीसरा हमारे पास है कारपेट वीविंग, क्योंकि कारपेट हमारे हर एक घर में आ रहा है, और जितना भी कारपेट है हमारे पास इम्पोर्टेड आ रहा है। यहाँ पे मेन कारपेट, जो कारपेट का काम था वो हमने सब उन्हें बंद कर दिया।
तो ये बहुत सारे मल्टीपल्स है कि जहाँ पे एक यूथ पहले स्टार्टअप कर सकता है विथ स्मॉल लिटिल इन्वेस्टमेंट्स। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या मैसेज रहेगी तमाम यूथ के लिए भी, या जो बिजनेस में अभी इंडल्ज है उन सबों के लिए एक मैसेज। पहले मेरी यूथ से एक ही बात रहेगी कि डोंट बिकम जॉब सीकर, बिकम जॉब प्रोवाइडर, क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे हम तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि यूथ इस टाइम पे आप देख लो, लास्ट ईयर से 800% इंक्रीज हुआ ड्रग इन्वॉल्वमेंट में। ड्रग क्यों आ रहा है? ड्रग इसलिए आ रहा है क्योंकि यूथ बेकार है, वो परेशान है, ऊपर से हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई। मोबाइल फ़ोन पहले नहीं था, जब से कोविड हुआ, कोविड ने सबसे एक मेन प्रॉब्लम की हमें 10 साल आगे ले लिया। वी आर लिविंग इन 2024 बट आवर एक्सपेंडिचर्स आर 2034। अब हम अगर घर में 10 बंदे हैं, 10 के पास 10 एंड्रॉयड फ़ोन है, 10 फ़ोनों में रिचार्ज डालना है, हम बोल रहे हैं पैसा नहीं है। अरे पैसा कहाँ से आएगा जब आपके खर्चे ही उतने बड़े, इनकम तो उतनी ही आ रही है ना। हमारे हमारे जब हम पढ़ते थे, हमें 11th-12th में मोबाइल दिया जाता है। आजकल हमारे घर में जो 6th क्लास का बच्चा है उसके पास भी मोबाइल है। अब यही 6th क्लास का मतलब, ये मान लो इसने 6 साल पहले ही हमें ये लाइबिलिटी देनी पड़ी इसको, हमें 6 साल पहले ही इसको फ़ोन देना पड़ा। मीनस कि फ़ोन के 10,000 मुझे 2030 में खर्च करने थे, मैंने वो 2024 में ही खर्च किए, तो वो लाइबिलिटी तो बढ़ गई। अब जो ही फ़ोन हाथ में आ गया तो फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, बाकी वो वहाँ से ही ऑर्डर्स करने लगा। तो मेन तो जितना भी पैसा है वो जो घर का सदस्य जो कमाता है उसी के तो जेब से निकल रहा है ना। हम लास्ट में बोल रहे हैं जी अभी पैसा नहीं आ रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा, पैसा तो उतना ही है ना, बट हमारे खर्चे ज्यादा हैं, इनकम उतनी ही है। ये मेरी यूथ से एक ही मैसेज है कि डोंट बिकम जॉब सीकर, बिकम जॉब प्रोवाइडर, ताकि हम सारे यूथ जितना भी इन्वॉल्व ड्रग में हो उनको बाहर निकाल सकते हैं, या जितना भी बेकार है उनको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। बस ये मेरी मेन मैसेज यूथ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये थे हमारे साथ उमर साहब, जिन्होंने अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर की, एडवाइसेस शेयर की, और एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन्होंने कुछ टिप्स भी बताई कि कैसे यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है देखिए कि जॉब सीकर ना बने, जॉब के लिए ना जाए, बल्कि एक ऐसा काम करे जब आप बाकियों को जॉब दें। इसी के साथ आप देखते रहे डेली उकाब। दीजिए अपनी मेजबान फजर बिलाल को इजाजत।